जेठानी की तानाशाही। अरे वो महारानियों, यहाँ तुम्हारे महलों की तरह नौकर नहीं है, काम कर लो। रागिनी की ये रौबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियां निशा और सुरभि अंदर तक कांप जाती थी। जरा सी फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। अगर वो काम खत्म करके भी बैठे तो भी रागिनी को बर्दाश्त नहीं होता था। एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई राम किशोर और उसके 2 छोटे भाई नीरज और श्याम। पिता के देहांत के बाद पिता की दुकान राम किशोर चलाने लगा और उसके दोनों भाई भी दुकान में काम करने लगे। लेकिन दुकान में नीरज और श्याम की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। वो एक शब्द भी अपने बड़े भाई को नहीं बोल सकते थे। और घर में राम किशोर की पत्नी रागिनी का राज था। बात दोनों तरफ एक जैसी थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों अपनी सास कम जेठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थीं। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था। दोनों भाई राम किशोर के आदेश पर दुकान के काम में नौकरों की तरह डटे रहते और घर में रागिनी के आदेश पर निशा और सुरभि का घर के काम में जूझते रहना अब नियति बन चुका था। हालांकि नीरज और निशा की शादी को अभी 1 साल और श्याम और सुरभि की शादी को सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से निवृत्ति तो अपने थके हारे पतियों से कोई शिकायत भी नहीं कर पाती थी। लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशता से कुछ न कह पाते। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो न कुछ देखते थे और न ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ रागिनी भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में उनकी बेइज्जती करना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिल में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में नश्तर की तरह चुभी हुई थी, जो नीरज और श्याम की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूँ कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे। भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी लगाकर रोटियां खिलाई और जब नीरज और श्याम खाना खाने बैठे तो देसी घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा लगाकर रोटी बनाई और दोनों भाइयों को खिलाने लगी। ये देखकर नीरज ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी लगाकर रोटी दो ना। बड़े भाई को भी तो आप देसी घी की रोटी देती हो। इतना सुनते ही रागिनी भड़क गई और बेलन नचा नचा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है और तुमने बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की चुपड़ी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये दुभांत क्यों करती हैं? नीरज ने भर्राए हुए गले से कहा। इतना सुनते ही रागिनी का पारा आसमान पर पहुंच गया और उसने बेलन दूर फेंक कर मारा और राम किशोर से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को क्रोध में देखकर रामकिशोर की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सबके बीच अपने भाइयों को देखने का भी ख्याल रामकिशोर के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और नीरज और श्याम दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस थे। बड़ा भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर उसको कहाँ मिलेंगे, और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियाँ मिल गई थी। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया और नीरज और श्याम के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर रागिनी और राम किशोर ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया, पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा और एक ऐसा घर लिया जहां से वो दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुखपूर्वक अपने परिवार में मगन रहने लगे। रागिनी खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उसका हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था। एक दिन रामकिशोर और रागिनी के बेटे का भी ब्याह हो गया। रागिनी बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई अपनी पत्नी
प्रेम के चलते अपने दोनों छोटे भाई को न्योता नहीं दिया था, लेकिन अपने कीड़े कर्म सामने ज़रूर आते हैं और ये रागिनी को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। राम किशोर अब बीमा रहने लगा और ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी चिपड़ कर अपने पति को रोटियां खिला रही थी। रागिनी राम किशोर के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद राम किशोर खाना खा रहा था और रागिनी और उसके साथ ही बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर ससुर की थाली में रखती जा रही थी। रोटियों में नाम मात्र की घी लगी हुई थी और जली जली सी बन रही थी। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुड्डाती मारना नहीं छोड़ता। और इसी नीति के अनुसार रागिनी ने कड़क कर बहू से कहा, क्यों रे, रोटियां कैसे बन रही है? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटियां बनानी सिखाई है? बहू बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से बेलन लहराती हुई आई और रागिनी पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या क्या सिखाया है, तो उन्होंने जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया जो ज़रा सी रोटी जल गई? खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा? जो सारा दिन दुकान पर इतना काम करते हैं उनका ध्यान करूं या इनका जो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं? रामकिशोर खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला गया। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर रागिनी बस भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गई। एक मेरे देवर और देवरानियाँ थीं जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर रही। और आज मेरी बहू ही। उस दिन के बाद रागिनी की आवाज़ तो जैसे चली ही गई। जैसा बहू और बेटा चला रहे थे उसी तरह की जिंदगी को चलाने का रागिनी और राम किशोर ने समझौता कर लिया। रागिनी की तानाशाही को अब विराम लग चुका था। रागिनी अब अपनी देवरानियों के बीच उपहास और दया का पात्र बन गई थी। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उसकी आदत बन चुकी थी।